हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स प्रक्रिया, संक्षारण और विकृत गणिता के बारे में। चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। आक्सीकरण किसे कहते हैं समझिएगा। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? आक्सीकरण कहलाता है। एक शब्द पे ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ लिखा हो ऑक्सी। ऑक्सी से क्या बना? ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। एक लाइन में बोल सकते हैं किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। और ठीक इसका उल्टा होता है अपचयन। अगर आपको ऑक्सीकरण याद है ना, तो अपचयन तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। जैसे ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ते हैं, अपचयन में ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ते हैं। इसका ही परिभाषा अभी देख लीजिए कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का बाहर निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, ऑक्सीकरण के बारे में पूरा जानकारी ले लें। उसके बाद अपचयन तो ठीक इसका उल्टा होता है कि मालूम यदि आपको चल गया तो अगला तो ऑटोमेटिक आप मालूम कर लेंगे। एक के साथ एक फ्री, बाई वन गेट वन फ्री, एकदम ठीक है। तो देखिए बाबू, अब यहाँ समझिए, ऑक्सीकरण के बारे में जान गए। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जोड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखे हैं हम 4Na+O2 सोडियम, और यहाँ पे क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किससे मिला? सोडियम से मिला। क्या बना ले? Na2O बना लिया, सोडियम ऑक्साइड बना लिया। तो आप कह सकते हैं इसको कि देखिए इसमें ऑक्सीजन जुड़ा ना, किससे? सोडियम से जाकर ऑक्सीजन जुड़ा। यहाँ लिखे, देखिए यहाँ पे देखिए Na का ऑक्सीकरण में Na से ऑक्सीजन जाके जुड़ गया, तो Na का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 2Hi हाइड्रोजन आयोडाइड 2Hi है, जब ये टूटेगा तो H2+I2 क्या बना? H2+I2। अब देखिए यहाँ आयोडीन से क्या दिखा? हाइड्रोजन बाहर निकल गया। आयोडीन आयोडीन से हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो देखें आयोडीन का ऑक्सीकरण। मतलब वही ऊपर वाली बात हो गई, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। और इसके कुछ गुण होते हैं, उनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और इनमें धन विद्युतीय अवयव कम होता है। इनके धन विद्युतीय अवयव क्या होते हैं? कम होते हैं। और ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है, ऋण विद्युतीय अवयव बढ़ता है। एक इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सीकरण को और किस नाम से जाना जाता है? उपचयन के नाम से जाना जाता है। कई बार पेपर में ना ऑक्सीकरण न देकर सीधा बोल देता है कि उपचयन किसे कहते हैं। अब बच्चा एक ही सीखा रहता है, ऑक्सीकरण के बारे में केवल, उपचयन के बारे में जानकारी नहीं रहती है, तो आया वो प्रश्न छूट जाता है। दोनों के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है, ठीक है बाबू। अब देखिए एक बार और रिवीजन देख लीजिए इनका। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बाहर निकलता है, इनमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इनमें धन विद्युतीय अवयव कम होते हैं, ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है। इनका अन्य नाम क्या है? उपचयन, ठीक है। इनका ठीक उल्टा कर दीजिए, आपको अपचयन मिल जाएगा। क्या होगा कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का बाहर निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए H2+S, H2+S दोनों मिलकर के H2S बना दिए, तो यस से क्या हुआ? हाइड्रोजन आके जुड़ गया ना। जब यस से हाइड्रोजन आके जुड़ा तो यस क्या हुआ? अपचयन हुआ। फिर देखिए CuO+H2 है ना, इसमें क्या देख रहे हैं आप? ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहे हैं और हाइड्रोजन जाके जुड़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन निकल रहा है ना बाबू, तो CuO का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इनके कुछ गुणों के बारे में सुनिए। अपचयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन को अपनाया जाता है। इनके धन विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है। जैसे यहाँ सीखे थे आप, इनमें कमी होती है, इनमें वृद्धि होती है। फिर देखिए इनमें ऋण विद्युतीय अवयव बढ़ता है, तो इनमें ऋण विद्युतीय अवयव घटता है। अब एक बात और, अपचयन का अन्य नाम क्या है? अवकरण। अपचयन को अवकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कोई समस्या नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। अब एक काम कर रहे हैं, कुछ मेन वर्ड है उनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। जैसे मान लीजिए
ऑक्सीजन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, सोडियम के बारे में, फिर मान लीजिए कि आयोडीन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, है ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में, कुछ फैक्ट है इनके बारे में जान लीजिए आप थोड़ा सा, जिनको बेसिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, जिनको जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केवल सुनिए, सुनते सुनते आप लोग को याद हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है इस पे। ठीक है, इसका नोट्स भी बना हुआ है अलग से, चाहिए तो बताइएगा, वो नोट्स भी आप लोग को मिल जाएगा। पूरा बेसिक केमिस्ट्री का नोट्स बहुत खतरनाक बनाए हैं। हाइड्रोजन के बारे में पूरा गुण लिखे हैं, ऑक्सीजन के बारे में पूरा गुण लिखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूरा गुण लिखे, काफी बढ़िया नोट्स में बनाए हैं, अपने हाथ से लिखा हूँ उसको। देखिए बाबू, अब क्या थे ऑक्सीजन, किस गैस को प्राणवायु के नाम से जाना जाता है? ऑक्सीजन को। कौन सी ऐसी गैस है जो स्वयं नहीं जलती है किंतु जलाने में सहायक होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जलाने, हाँ, कौन सी ऐसी गैस स्वयं नहीं जलती है किंतु जलाने में सहायक होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगेगा? नहीं रहेगा, तो आग नहीं लगेगा। धरातल पर ऑक्सीजन 46.66% पाई जाती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। ठीक है बाबू, ऑक्सीजन के एक अपर रूप होता है, उसका नाम क्या है? ओजोन। 3 ऑक्सीजन के मिलने से एक ओजोन का निर्माण होता है। चलिए हाइड्रोजन के बारे में सुन लीजिए। हाइड्रोजन को जलाने पे क्या बनता है? पानी बनता है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हेनरिक कैवेंडिश ने किया था। ठीक है, हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम को हल्की हाइड्रोजन कहते हैं, ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहते हैं, ट्राइटियम को रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, फिर हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है ना बाबू। तो हाइड्रोजन के बारे में, सोडियम के बारे में तो सुनिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, परमाणु भार होता है 23। ठीक है, वो परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार क्या होता है? 23 होता है। ठीक है बाबू, चलिए आगे सुनिए। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, और जब ऑक्सीजन से सोडियम क्रिया करता है तो जलने लगता है। ठीक है, जल के वाष्प बन के उड़ जाता है, इसलिए इसको ऑक्सीजन रहित, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन न हो वहां पे रखा जाता है, मतलब मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यह सफेद रंग का पदार्थ होता है जो क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, जहाँ पानी से क्रिया करता है उछल उछल के जलने लगता है। ठीक है, तो सोडियम के बारे में हुआ। आयोडीन के बारे में जान लीजिए। हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। घेघा रोग में कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है, ये गले में पाई जाती है, इसमें सूजन हो जाता है आयोडीन की कमी के कारण। ठीक है बाबू, चलिए अब देख लीजिए इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बात सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? थॉमसन ने किया था, इसको जे थॉमसन के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण सबसे पहले किसने किया था? मिलिकन ने किया था। मिलिकन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले इसके आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किए थे। फिर सुनिएगा बाबू, देखिए परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? भैया सेम इसका उल्टा होता है, +1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.11 गुणे 10 के पावर -31 किलोग्राम। किसका द्रव्यमान होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ये तो इनके बारे में हुआ बाबू, धन उपचयन इसके बारे में जाने गए आप लोग। फिर देखें यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन हो गए, ये भी हो गए पूरे पूरे। कॉपर के बारे में जानते हैं आप लोग, कॉपर का फार्मूला क्या होता है? Cu। विद्युत का अच्छा सुचालक है, सबसे अच्छा नहीं है। अच्छा, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? चांदी होता है। दूसरे पे क्या होता है? तांबा होता है। ठीक है ना, और भी अच्छे सुचालक होते हैं, ये सभी सुचालक होते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बारे में जानते हैं आप लोग? एल्यूमिनियम का सूत्र क्या होता है? Al होता है। ठीक है, जो हम लोग को लाइट जाती है उसमें लोहे के जगह पे एल्यूमिनियम का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगता है, एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगता है बाबू, है ना, इसीलिए एल्यूमिनियम जितना जंग लगता है उतना ज्यादा मजबूत होता है। अभी जंग के बारे में आगे टॉपिक लेंगे संक्षारण, तो उसमें पूरा बढ़िया समझाएंगे उसको कि जंग लगने में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो हो गया ये कॉपर। जल के बारे में रोज आप सुनते हैं। ठीक है, जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। आसुत जल विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है। जल का उपयोग प्यास को बुझाने में किया जाता है। फिर आग को बुझाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन पेट्रोल में लगे आग को बुझाने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि पेट्रोल और पानी दोनों एक दूसरे में अमिश्रणीय होते हैं, दोनों का मिश्रण नहीं हो पाता है।
इसलिए पेट्रोल में लगे आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना बाबू। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जान गए, अवकरण किसे कहते हैं आप लोग जान गए। तो हमारे उम्मीद से कि ऑक्सीकरण अपचयन में आपको कोई समस्या नहीं होगा ना। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए आगे। अब देखिए रेडॉक्स अपक्रिया, संक्षारण और विकृत गणिता के बारे में। रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं समझिएगा। देखिए अभी ऑक्सीकरण अपचयन आप लोग सीखे हैं ना, तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, और हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। देखिए ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं उसे कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि CuO प्लस H2, Cu प्लस H2। यहाँ से देखिए ऑक्सीजन निकल गए, जब ऑक्सीजन निकल गए तो Cu का क्या हो गया, ऑक्सीजन निकलेगा तो अपचयन होगा, तो Cu का क्या हो गया, अपचयन हो गया। हाइड्रोजन के पास आके जुड़ गए, देखिए जुड़ गए हाइड्रोजन से, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। एक लाइन में आप कह सकते हैं इससे यदि ऑक्सीजन निकला है तो इसका ऑक्सीकरण हुआ है, इससे ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसका अपचयन हुआ है। देखिए दोनों क्रियाएं एक साथ संपन्न देखने को मिल रही है आपको, ठीक है, रेडॉक्स क्रिया है। ठीक है बाबू। अब देखिए संक्षारण के बारे में। देखिए वायु तथा जल की उपस्थिति में धातु का धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। वायु और जल की उपस्थिति में धातु का धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाएगा, संक्षारण कहलाएगा। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहा हम लोग खुले वातावरण में छोड़ देते हैं, लोहा करता क्या है कि वायुमंडल से नमी ले लेता है, जमीन से नमी ले लेता है, ऊपर से ऑक्सीजन ले लेता है, वायु और जल की उपस्थिति में धीरे धीरे अपने आप को संक्षारित करने लगता है, धीरे धीरे अपने आप को सड़ाने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, संक्षारण। ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे, संक्षारण। लोहे पे जंग लगना कौन सी क्रिया है बाबू, संक्षारण की क्रिया है। इसमें वायु और जल की उपस्थिति होती है, धातु धीरे धीरे सड़ने लगता है, धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना। एक क्वेश्चन है कि जब लोहे पे जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ता है घटता है, उसका वजन बढ़ जाता है घटता नहीं है। कई लोग बोलते हैं देखिए पहले सिंपल था, जब लोहे पे जंग लगा तो उसका वजन घट गया, उसका वजन घटेगा नहीं, क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, लोहा के बारे में भी जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल देखिए तो संक्षारण के बारे में जान गए ना। अब देखते हैं विकृत गणिता के बाद। विकृत गणिता का मतलब ये होता है तेल व वसा युक्त पदार्थों की उपस्थिति में किसी पदार्थ को लंबे समय तक रखने पर उस पदार्थ के स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है। मतलब मान लीजिए कि खाना बना के आज हम लोग रखें, बिल्कुल सेफ है, आज 3 दिन छोड़ दीजिए उसको, और भग भग सुगंध आने लगेगा, तो जो भग भग सुगंध आएगा ना उसी को बोलेंगे पदार्थ में विकृत गणिता का गुण आ गया है। ठीक है ना, विकृत। अब उसी को सधाने मत लगिएगा आप लोग कि हाँ दिन में बनाए तो बस ये तेरे से सधा दिया जाए पका के दोबारा, काम करो, धोखा हो जाएगा, धोखा होगा तबीयत खराब हो जाएगा। तो विकृत गणिता का मतलब समझ गया बाबू, किसी पदार्थ का सड़ जाना, खराब हो जाना क्या कहलाएगा, उसका विकृत गणिता कहलाएगा। वही लिखे हैं तेल व वसा की उपस्थिति में किसी पदार्थ के स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है, विकृत गणिता कहलाता है। ठीक है बाबू। अब विकृत गणिता में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि अभी देखिए जो हम लोग चिप्स खाते हैं ना, उसको सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिला जाता है, नाइट्रोजन मिला दिया जाता है। नाइट्रोजन क्या होता है, उसको एक अच्छा वातावरण देता है, अन्य गैसें उसकी उपस्थिति में रिएक्शन नहीं करते हैं, बहुत लंबे समय बाद खराब होता है। तो चिप्स को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, नाइट्रोजन गैस को मिला दिया जाता है। ठीक है बाबू। तो इन तीनों टॉपिक में आपको कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं बाबू। अब कुछ फैक्ट है उनके बारे में भी जान लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए कि वायु के बारे में, वायु क्या होता है बाबू, सभी गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं, वायु कहते हैं। एयर इज एन मिक्सर, हवा कुछ होता नहीं है, सभी गैसों का मिश्रण क्या कहलाता है, वायु कहलाता है। जल के बारे में बताएं हम आपको। धातु, धातु वो भी आपके चैप्टर में मिलेगा, पूरा विधिवत वहां पे जानकारी दिया जाएगा। फिलहाल टॉपिक आया तो कुछ जान लीजिए। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। धातु विद्युत और उष्मा के सूचालक होते हैं। धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है ना।
ए इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु का नाम क्या है? मरकरी है, जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। फिर सुनिए अबू, धातु के बारे में जान गए, फिर चांदी के बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए आप लोग। विद्युत का सबसे अच्छे सुचालक पदार्थ का नाम क्या है? चांदी है। चांदी का सूत्र क्या होता है? Ag, या तो Ag। ठीक है बाबू। अब मान लीजिए कि चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में भी किया जाता है, सोना को कठोर बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सोना को कठोर बनाने के लिए तांबा तथा चांदी किसी एक का उपयोग कर सकते हैं आप लोग, किसी का उपयोग वहां पे किया जा सकता है। ठीक है। करिया पर्द, जब करिया के बारे में, करिया को काला कहते हैं, मालूम है आप लोगों को। जमुना लोहे के बारे में कुछ प्रश्न सुन लीजिए। सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है? पिटवा लोहा। वे लोहा भी 3 प्रकार के होते हैं, पिटवा लोहा, इस्पात लोहा और ढलवा लोहा। ठीक है ना। तो पिटवा लोहा सबसे शुद्ध होता है। सबसे खराब होता है आपका इस्पात लोहा, मिडिल में होता है ढलवा लोहा। ढलवा लोहा ठीक ठाक होता है, इस्पात लोहा बहुत खराब होता है। देखिए याद करने का तरीका है, जो जितना अधिक पिटाई उतना शुद्ध हो जाएगी। पिटाने से लोग शुद्ध होते हैं, तो पिटवा लोहा सबसे ज्यादा पिटाता है, सबसे ज्यादा शुद्ध रहता है। ठीक है ना। ठीक बात। तो आप जान गए लोहे के बारे में। फिर शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है बाबू? एनीमिया रोग होता है। चलिए, जंग लगना, चांदी के ऊपर पर जम जाना। तेल और वसा, वसा के बारे में चैप्टर में आपको मिलेगा, है ना। फैट होता क्या है, चर्बी होता क्या है, मोटापा होता क्या है। ठीक है। तो इतने टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आज क्या क्या सीखे हम लोग? ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स प्रक्रिया, संक्षारण और विकृत गणिता। इतने टॉपिक में आपको कोई समस्या नहीं होगा। और इसके बाद वाले टॉपिक को कल देखा जाएगा। आज के लिए बस इतना है।